कौन सी पार्टी के नेता क्या बोले, कौन सी राजनीतिक पार्टी ने क्या अहम फैसला लिया, विविध स्टेट में इलेक्शन क्या माहौल चल रहा है, ये सभी कुछ जानकारी के देने के लिए मैं फिर से हाजिर हुआ हूं। मैं तपस्वी आचार्य एक अनोखे बुलेटिन के साथ जिसका नाम है समाचार का सच। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। स्वागत है आप सभी का इस स्पेशल बुलेटिन में। और ये स्पेशल न्यूज़ बुलेटिन में मैं क्या करूंगा ये पहले बता दूं। तो स्टेट के सभी कुछ जो न्यूज़पेपर होते हैं, न्यूज़ पोर्टल होते हैं, उसमें जो भी न्यूज़ दिया जाता है वो न्यूज़ को किस तरीके से आपकी तरफ दिखाया गया है, किस एंगल से वो न्यूज़ को आपको दिया हुआ है, उसके ऊपर हम लोग थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे, थोड़ा बहुत आकलन करेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं दिल्ली से। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की बात करनी है। सबसे पहले बात करेंगे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी की। गुजरात में अभी इलेक्शन का माहौल चल रहा है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी 2 दिन की यात्रा पे है और वो भी अपने देश में, अपने स्टेट के वहां पर चल रहे हैं, गुजरात में चल रहे हैं। तो संदेश न्यूज़पेपर कुछ लिख रहा है, वो डिटेल में सबसे यहां पर पढ़ूं तो एक डिटेल कुछ ऐसी है कि नरेंद्र मोदी जो अभी सभा संबोधन कर रहे हैं 2 दिन से, उसमें कुछ वो ऐसा बोले कि सब लोगों को हंसी रुक नहीं पाई। डिटेल कुछ ऐसी है। और प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी इस तरीके से बोले कि व्रत में सूरत आना कठिन है। ऐसा क्यों बोले और क्यों लोग हंस पड़े, वो डिटेल में यहाँ पर पढ़ूं तो व्रत में सूरत आना कठिन है, हंसते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने कुछ ऐसी बात बताई। डिटेल कुछ ऐसी है कि खूब लगे ठहाके। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी करीब 29,000 करोड़ रुपीस की सौगात लेकर गुजरात आए हैं 2 दिन के दौरे पर। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 2 दिन की दौरों की शुरुआत में सूरत की कई जगह पर उन्होंने 3400 करोड़ रुपीस का वहां पर प्रोजेक्ट की एक जनता को जानकारी दी। वो जानकारी इसलिए दी क्योंकि इलेक्शन का माहौल चल रहा है। प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी करीब 29,000 करोड़ रुपीस की सौगात लेकर गुरुवार और फ्राइडे मींस थर्सडे वहां पर अभी आज गुजरात में है। तो पीएम मोदी ने 2 दिन के दौरे में उद्घाटन कई सारे किए। और साथ ही मैं बता दूं कि पीएम नरेंद्र मोदी ने इस दौरान सूरत को श्रम का सम्मान करने वाला शहर बताया। और उसके साथ वो ऐसा कुछ बोले कि दुनिया के सबसे तेज गति के विकास करने वाले शहरों में इसकी चर्चा होती है, सूरत की गिनती होती है। इसी दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने हंसते हुए ये भी बताया कि क्या व्रत में सूरत आना इतना मुश्किल होता है। पीएम मोदी ने भाषण की शुरुआत में लोगों को नवरात्रि की शुभकामना दी और सूरत की जो वहां पर प्रख्यात वांगी है, यहाँ पर वो खाना सूरत का है, उसके लिए उन्होंने बताया कि नवरात्रि में सूरत आना बहुत ही कठिन है। क्योंकि आपको बता दें कि पूरे 9 दिन नवरात्रा रखते हैं पीएम नरेंद्र मोदी। तो डिटेल कुछ ऐसी है कि सूरत आना आनंददायक आना अच्छा लगता है, लेकिन नवरात्रि का व्रत चलते रहा तो तब सूरत आना कठिन लगता है। ऐसा कुछ हंस के वो बोले। सूरत आओ और सूरती खाना खाए बिना जाओ तो वो कैसा लगेगा, इस तरीके से उन्होंने एक डिटेल दी और वो ऐसा संबोधन में बोले तो सब लोगों की हंसी रुक नहीं पाई। इसी दौरान प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी हंसते रहे और हजारों लोगों की भीड़ एक साथ ठहाका लगाया। सूरत की खास बातों की जिक्र करते हुए प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने ऐसा कुछ कहा कि हिंदुस्तान की बात उन्होंने की, एक हिंदुस्तान की डिटेल की कि हिंदुस्तान का कोई प्रदेश ऐसा नहीं होगा जिसके लोग सूरत की धरती पर ना रहते हो। ऐसी कुछ डिटेल दी। और वहां पर संदेश और गुजरात समाचार ने जो लिखा है वो मैं यहां पर पढ़ूं तो एक प्रकार से यह मिनी हिंदुस्तान है, ऐसा एक स्टेटमेंट भी सामने आया और सभी न्यूज़पेपरों ने इसका फ्रंट पेज हेडिंग बनाया। विविध सोशल मीडिया पे भी ये न्यूज़ वायरल हुए क्योंकि काफी कुछ सब लोगों को हंसाया नरेंद्र मोदी ने। सूरत की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह शहर श्रम का सम्मान करने वाला शहर है। यहाँ टैलेंट की कद्र होती है और प्रगति की आकांक्षा पूरी होती है। ऐसा बोले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी सूरत के बारे में और सूरत के लोगों के बारे में। आगे बढ़ने का एक सपना साकार होते हुए यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात का विकास की दौड़ में पीछे छूटे जाता है, यह शहर उसे ज्यादा मौका देता है। ऐसा बोले प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी। इसी के साथ उसका हाथ थामकर आगे ले जाने का प्रयास हम लोग करते हैं। सूरत की यही स्प्रिंट आजादी की अमृत काल में विकसित भारत के लिए बड़ी बड़ी सी प्रेरणा है, ऐसा स्टेटमेंट दिया उन्होंने। रोड शो में उमड़ा जन सैलाब और साथ ही साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सूरत में एयरपोर्ट के कार्यक्रम स्थल का रोड शो
वहां पर जो दिखाया हुआ है वो 2 दिवसीय दौरे के तहत वहां पर गुरुवार को यहाँ रोड शो किया। मीन्स कल उन्होंने वहां पर सूरत में रोड शो किया था। उसी बीच सुबह की टाइम पे सूरत हवाई अड्डे पर उतरने के बाद मोदी ने शहर का घोड़ादरा से लिंबायत इलाके में 2.5 किलोमीटर की एक रोड शो का नेतृत्व भी किया। और कार के अंदर बैठे प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी ने सुबह से ही सड़कों पर दोनों तरफ खड़े लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन भी किया। डिटेल कुछ ऐसी न्यूज़पेपरों ने और वहां पर न्यूज़ चैनलों ने वायरल की है कि सुबह से ही उनके स्वागत के लिए लोग सड़क के किनारे खड़े हुए दिखे। और गुजरात में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने को है और सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी राज्य में सत्ता बनाए रखने के लिए हर संभव वहां पर प्रयास कर रही है। तो 2 दिन प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी अपने गांव में है, अपने गुजरात में है। तो अब देखना यह रहेगा कि आज जो विविध लोकार्पण कार्यक्रम नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जो कार्यक्रम में संबोधन करने वाले हैं, उसके ऊपर हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आपको समाचार की डिटेल भी साथ में देते रहेंगे। अब बात करते हैं दूसरे न्यूज की तरफ। अब बात करते हैं दिल्ली की। एक बात करें तो अशोक गहलोत, कांग्रेस की एक बात करनी है और अशोक गहलोत की मुश्किल के बारे में बात करनी है। तो वहां पर कांग्रेस की बात करें तो गहलोत का जादू उतर गया हुआ है और कांग्रेस नाराज भी है। डिटेल में कुछ पोर्टल से पढ़ूंगा और अमर उजाला एक न्यूज पोर्टल है, वहां पर वो दिल्ली के बारे में और कांग्रेस के बारे में जो डिटेल दे रही है वो मैं यहां पर पढ़ूं, क्योंकि राजस्थान की पिछले 24 घंटे 48 घंटे में एक ही मुद्दा चल रहा है, वो है कांग्रेस की घमासान इंटरनल युद्ध का। डिटेल कुछ ऐसी है। वहीं पर अमर उजाला और बाकी के न्यूज़पेपर है, वहां पर वो कुछ डिटेल ऐसे लिख रहे हैं। वहां पर डिटेल ऐसी आई कि गहलोत का जादू उतर गया, अध्यक्ष ही आते आते रह गए। डिटेल ऐसी है कि अध्यक्ष ही आते आते रह गए, मुख्यमंत्री भी रहेंगे या हटाए जाएंगे वो भी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क चल रहा है। और वहां पर जो न्यूज़ पोर्टल है या फिर वहां की न्यूज़ चैनल है वो क्वेश्चन मार्क वही दिखा रहे हैं कि राजस्थान के सीएम या फिर रहेंगे अशोक गहलोत या अब हटाए जाएंगे। डिटेल में पढ़ रहा हूं क्योंकि ये न्यूज़ समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहां पर भी अब इलेक्शन का माहौल धीरे धीरे शुरू हुआ है। तो डिटेल कुछ न्यूज़पेपर ऐसे लिख रहे हैं कि अशोक गहलोत पर गांधी परिवार का भरोसा इस कदर कमजोर हुआ है कि जो रविवार की शाम तक अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे थे। डिटेल कुछ ऐसे लिख रहे हैं कि अशोक गहलोत वो रविवार की शाम तक अशोक गहलोत जो है वो अध्यक्ष की रेस में सबसे आगे थे, वह अब उसके रेस से आउट हो गए हैं। यही नहीं, अब तो सीएम पद को लेकर भी संशय स्थिति पैदा हो गई है कि अशोक गहलोत वहां पर कांग्रेस के जो नेता है, कांग्रेस के सीएम है राजस्थान में, तो वो अब सीएम रहेंगे या नहीं। भरोसे की कोई उम्र नहीं होती, हमेशा बना रहना सकता है और बन रहना सकता है और पल में टूट भी सकता है। ऐसी कुछ डिटेल लिखी है न्यूज़पेपर ने। इसके बारे में दैनिक भास्कर जो लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूं तो अशोक गहलोत और गांधी परिवार के बीच भरोसे का जो रिश्ता था वह कुछ पल के लिए गलतियों में ही टूटता दिख रहा है। और अशोक गहलोत पर गांधी परिवार का भरोसा इस कदर कमजोर हुआ है कि रविवार को शाम तक अध्यक्ष की रेस में वो सबसे आगे थे, वो अभी पूरे पीछे हो गए। डिटेल कुछ ऐसी है कि सोनिया गांधी के वहां पर करीबियों में रहे वहां पर अशोक गहलोत को बुधवार से ही मिलने के लिए लाइन में लगना पड़ा और मुश्किल से उनको टाइम दिया गया सोनिया गांधी से मिलने के लिए। इसके बीच यही नहीं, बाहर निकले तो चेहरा उतरा हुआ था और अंदाज माफी वाला था। डिटेल कुछ ऐसी है, वहां पर जो न्यूज वायरल हुई है और उनका अशोक गहलोत का एक वीडियो भी वायरल हुआ है, वो मैं आपको दिखाऊं तो मीडिया से बात करते हुए अशोक गहलोत ने इसकी पुष्टि भी कर दी है। उन्होंने विधायक की बगावत को लेकर वहां पर सरेंडर वाला एक रवैया अपनाया और रवैया दिखाया लोगों के सामने, मीडिया के सामने। वो रवैया दिखाते हुए कहा कि इससे इतना मैं आहत हूं कि बता नहीं सकता। वहां पर अशोक गहलोत कुछ ऐसा बोले कि इस घटना से मैं इतना आहत हूं कि मैं बता नहीं सकता। वहां पर इसी के साथ मैं गांधी परिवार से माफी मांगता हूं और माफी मांगी है। मैं दुखी हूं कि एक लाइन में प्रस्ताव पारित करने की एक दशकों से चल रही आ रही परंपरा पहली बार टूट गई है। डिटेल कुछ ऐसी वो बोले कि इसके साथ ही अशोक गहलोत ने कह दिया कि मैं अध्यक्ष पद के पर चुनाव लड़ने के लिए तैयार था,
लेकिन जो घटना पिछले दिनों हुई है राजस्थान में मेरे विधेयकों से लेके या मेरे एमएलए ने जो वहां पर घटना की है, उससे मैं बहुत ही दुखी हूं और इसके जिम्मेदार वो खुद अपने आप को मानते हैं। उसके बाद मैं साफ कर देना चाहता हूं, मीन्स अशोक गहलोत ये बोले कि इसके बाद मैं साफ कर देना चाहता हूं कि अध्यक्ष का चुनाव मैं नहीं लड़ूंगा, अध्यक्ष की रेस से मैं बाहर हूं, सीएम पद भी मेरा संशय है कि मैं रहूंगा या नहीं रहूंगा, ऐसा बोले वहां पर अशोक गहलोत मीडिया के सामने। हालांकि ये बता दे कि हालांकि इस बात को लेकर चर्चा की अशोक गहलोत ने अध्यक्ष पद पर चुनाव न लड़ने का फैसला लिया है या फिर सोनिया गांधी ने उन्हें उनसे दूर कर दिया है, ऐसा भी क्वेश्चन मार्क सभी सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। अगली ही लाइन में अशोक गहलोत ने इन कयासों को वहां पर कहकर हवा दे दी है कि सीएम पद को लेकर भी सोनिया गांधी का ही फैसला लेना है, सोनिया गांधी ही फैसला लेगी कि मैं सीएम पद पे वहां पर रहूंगा राजस्थान में या नहीं। इससे अर्थ लगाया जा रहा है कि अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत से सीएम का पद भी दूर हो सकता है। वहां पर न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहे हैं कि अध्यक्ष की रेस से बाहर हुए अशोक गहलोत सीएम पद का पद भी वहां से अशोक गहलोत सीएम के पद से भी दूर हो सकते हैं। यानी अशोक गहलोत के लिए वह स्थिति हो सकती है कि सीएम पद की माया में दोनों साथ में गए, अध्यक्ष भी नहीं रहेंगे और सीएम भी नहीं रहेंगे। डिटेल कुछ ऐसी है कि अध्यक्ष ही मिली नहीं और राजस्थान की कमान भी अब संकट में। डिटेल कुछ दूसरे न्यूज़पेपर की ओर तरफ रुख करे तो वहीं पर अमर उजाला एक न्यूज़पेपर ऐसा लिख रहा है कि क्या भरपाई न होने वाला नुकसान की ओर अशोक गहलोत है। डिटेल कुछ अमर उजाला लिख रहा है क्योंकि ये राजस्थान की और सियासी मसले के लिए सबसे बड़ी न्यूज मानी जाती है, तो इसके अंदर और थोड़ा बहुत रुख करें और कांग्रेस के बारे में जाने तो अशोक गहलोत ने भी मीडिया से बातचीत में माना कि रविवार को हुए घटनाक्रम से उन्हें छवि खराब की हुई है और उनकी वजह से कांग्रेस की छवि खराब हुई है राजस्थान में और पूरे देश भर में। साथ ही मीडिया से बातचीत में माना कि रविवार को हुए घटनाक्रम से उनकी छवि खराब हुई है। उन्होंने कहा कि देश भर में ऐसा संदेश गया कि जैसे अशोक गहलोत की सीएम की कुर्सी भी अब मोह है। डिटेल कुछ ऐसा है कि यह सब गलत है और मैं कांग्रेस का अनुशासित एक सिपाही हूं, ऐसा वो साथ में स्टेटमेंट भी अशोक गहलोत ने दिया कि मैं कांग्रेस का एक छोटा सा सिपाही हूं। इसी दौरान अशोक गहलोत ने इंदिरा गांधी से लेकर सोनिया गांधी तक के साथ की काम करने का एक अनुभव शेयर किया और भरोसे से काम का जिक्र भी किया। हालांकि देखना यह होगा कि 3 पीढ़ियों से कायम भरोसा अब लौट पाता है या नहीं। फिर अशोक गहलोत का कभी न भरपाई होने वाला नुकसान की ओर बढ़ चले हैं। इसी बीच एक डिटेल जो दूसरी सामने आई है वो कुछ ऐसा है कि शशि थरूर को गले लगे दिग्विजय सिंह की तस्वीर भी एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है और वो तस्वीर शेयर कर बीजेपी नेता ने भी उनको एक सॉलिड ताना मारा हुआ है। वो डिटेल क्या है वो समझे तो, क्योंकि ये जो मायने रखता है, ये न्यूज इसी के साथ मायने रखता है कि अब कांग्रेस की कमान कौन संभालेगा। उसमें एक बीजेपी के नेता ने लिखा हुआ है कि मैच फिक्स है। राजस्थान की मैच जो सियासी घमासान चल रहा है उसके बीजेपी नेता ने एक ऐसा लिखा हुआ है, सोशल मीडिया पे ट्वीट किया हुआ है कि मैच फिक्स है। कांग्रेस अध्यक्ष पद की रेस में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का नाम भी अब शामिल हो गया है कांग्रेस के दिग्गजों की नेता में। वही राजस्थान में मुख्यमंत्री पद को लेकर चल रही सियासी घमासान के बीच अशोक गहलोत अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं लड़ेंगे, ऐसे समाचार आए हुए हैं। इसी बीच कांग्रेस नेता शशि थरूर और दिग्विजय सिंह ने मुलाकात की है और ये दोनों की मुलाकात काफी सारी न्यूज वायरल कर रही है। डिटेल कुछ ऐसी है कि जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा का एक प्रवक्ता है शहजाद पूनावाला, उनका नाम है शहजाद पूनावाला, उन्होंने एक सॉलिड निशाना साधा हुआ है और ट्वीट भी किया हुआ है कि राजस्थान की मैच फिक्स है। जिसकी तस्वीर शेयर करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा हुआ है कि दिग्विजय सिंह से गले लगे हुए शशि थरूर ने एक तस्वीर साझा कर बोले कि मैच अब राजस्थान की फिक्स हो गई है। अब देखना यह है कि राजस्थान की सियासी कुर्सी पर कौन बैठता है और इसके ऊपर भी हम लोग लगातार नजर रखेंगे और आपको दिखाएंगे समाचार का सच। अब हम बात करते हैं दूसरे स्टेट की ओर, तीसरी बड़ी खबरों की ओर। 12 घंटे में जो सबसे बड़ी न्यूज घटी होती है
वो हम लोग यहाँ पर आपको दिखाने का प्रयत्न करते हैं। तो एक बिहार की एक न्यूज़ मेरे पास सामने आई है, वो उसके ऊपर हम लोग देखें और वहाँ के न्यूज़पेपर क्या बोल रहे हैं, बिहार के ऊपर क्या बोल रहे हैं, बिहार की सियासी मसलों के बारे में क्या बोल रहे हैं, वो मैं डिटेल आपको दूंगा। तो बिहार में एक गैंग वॉर हुआ है और उसमें कई सारी धमाल भी हुई है बिहार में, उसकी एक न्यूज़ है। तो नव गुजरात न्यूज़पेपर कुछ ऐसा लिख रहा है कि बिहार में बालू पर गैंग वॉर और उसी में गोलीबारी हुई है। गोलीबारी में 4 लोगों की मौत की घटना हुई है, 4 लोगों की मौत हुई है। क्या हुआ है बिहार में वो मैं डिटेल पढ़ूं तो वहां पर न्यूज पोर्टल नव गुजरात जो है वो कुछ लिख रहा है कि पटना पुलिस ऐसा कुछ बोली कि एक भी लाश नहीं मिली है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक वहां पर 4 लोग मरे हुए हैं, 4 लोग ये घटनाक्रम में मर चुके हैं, लेकिन पुलिस बोल रही है कि एक भी लाश नहीं मिली हुई है। क्या है डिटेल ये मैं यहाँ पर पढ़ूं तो बताया जा रहा है कि बिटवा में वहां पर बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर माफिया के 2 गुटों में विवाद हो गया और इसी दौरान दोनों की ओर से ताबड़तोड़ फायरिंग भी स्टार्ट हो गई। बिहार में आए दिन ऐसी फायरिंग की घटना होती रहती है, लेकिन पता नहीं है कि वहां पर प्रशासक क्या कार्यवाही कर रही है। बिहार की राजधानी पटना से ये सबसे बड़ी खबर है कि जिले के बिहटा में बालू के अवैध खनन को लेकर कई राउंड की गोली चलने की एक खबर सामने आई है। इसी बीच डिटेल कुछ ऐसी है कि चर्चा है कि इस गैंग वॉर में 4 के मारे जाने की आशंका है और 4 के मारे जाने की चर्चा भी है। 4 व्यक्ति वहां पर मरे हुए हैं और पटना में एसपी डॉक्टर मनजीत सिंह ढिल्लों ने बताया कि फिलहाल गोलीबारी में किसी की हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है और पुलिस मौके पर गई, लेकिन कोई लाश वहां पर नहीं मिली है। डिटेल कुछ ऐसी है कि अन्य जगहों पर तलाशी अभी जारी है, लेकिन बताया जा रहा है कि बिहार में आए दिन ऐसी घटना होती रहती है, गोलीबारी होती रहती है, लेकिन बिहटा के का अमनाबाद बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर एक माफिया के 2 गुटों के बीच एक विवाद हो गया और वहां पर अमनाबाद बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर माफिया के 2 गुटों में विवाद ऐसा हुआ कि वहां पर तुरंत गोलीबारी हो गई। इसी दौरान दोनों से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और गोलीबारी में बहुत देर तक वहां पर चलती रही। टीवी रिपोर्ट्स के अनुसार बताए तो कुछ लोगों ने गोली के लगने की खबर भी दी है और उसमें 4 लोगों की मृत्यु की भी आशंका जताई जा रही है। अब यहाँ पर देखना यह होगा कि वहां का प्रशासक जो है, वहां के पुलिस है, वो क्या कार्यवाही करती है और ये नज़र जो है वो लगातार बनी रहती है और विविध न्यूज़पेपर पे भी ये न्यूज़ बनती रहती है। अब एक चौथे न्यूज की तरफ करें और आम आदमी पार्टी की एक मैं न्यूज सुनाने जा रहा हूं, वो भी मनीष सिसोदिया के बारे में एक न्यूज जो सामने आई है उसकी डिटेल हम लोग जाने, क्योंकि ये घटना भी 12 घंटे की सबसे बड़ी मानी जाती है मनीष सिसोदिया की। डिटेल कुछ ऐसी है कि मनीष सिसोदिया जो है वो दिल्ली के डेप्यूटी सीएम है, उसके बारे में एक डिटेल मैं बोलूं और वहां पर जो टाइम्स नाउ ने एक न्यूज पोर्टल जो है उसने एक डिटेल दी है, वो न्यूज दिया हुआ है, उसके बारे में मैं न्यूज़ पढ़ूं और थोड़ा बहुत एनालिसिस करें। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के डेप्यूटी सीएम की बात करनी है तो वहां पर दिल्ली में आई शिक्षा की क्रांति से बढ़ा बच्चों का आत्मविश्वास, ऐसा कुछ मनीष सिसोदिया ने वहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है। वहां पर बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है, वहां पर शिक्षा में नई क्रांति आई हुई है, ऐसा कुछ बोल रहे हैं मनीष सिसोदिया। क्यों ऐसा बोले उसके बारे में कुछ जानकारी ले हम लोग। तो सिसोदिया बोले कि सिर्फ रोजगारी पाना लक्ष्य नहीं है, राजधानी दिल्ली में रोजाना सुबह स्कूल की विजिट कर बच्चों व शिक्षकों के मिलकर अपने दिन की शुरुआत करते हुए उप मुख्यमंत्री ने बच्चों के साथ संवाद भी किया दिल्ली में। तो मनीष सिसोदिया ने बच्चों के साथ डिस्कशन किया, संवाद किया और दरअसल मनीष सिसोदिया ने वहां पर एक खेड़ा खुर्द में एक सुबह 7 बजे मॉर्निंग वॉक के दौरान वहां पर असेंबली में एक डिटेल सामने आई है और असेंबली में शामिल होकर बच्चों के साथ बातचीत की है। इसी दौरान उन्होंने हैप्पीनेस करिकुलम का एक एंटरप्रेन्योरशिप माइंडसेट करिकुलम और साथ ही साथ देशभक्ति करिकुलम को लेकर उनके अनुभव शेयर किए बच्चों के साथ और अनुभव और उनको बच्चों की जिंदगी में आए बदलाव को उन्होंने जानने की कोशिश की। वहां पर इसी मौके पर सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली में आई शिक्षा क्रांति की सबसे बड़ी एक उपलब्धि है और ये उपलब्धि जो आई है वो आपके आने से हुई है, मीन्स आपकी सरकार दिल्ली में बनी है, उसके बाद ही बच्चों को ये उपलब्धि मिली है, ऐसा कुछ वो बोलना चाह रहे थे।
डिटेल कुछ ऐसी है कि इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमारे बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ा है। डिटेल में कुछ ऐसा वो बोले कि बच्चों का आत्मविश्वास दिल्ली की स्कूलों में बढ़ा है और बच्चे ने न केवल अपनी करियर को बेहतर बनाने का सपना देखा है, साथ ही में बल्कि भविष्य में कुछ ऐसा करना चाहते हैं बच्चे लोग कि जिससे देश में बदलाव आ सकता है और देश की तरक्की की राह पर आगे बढ़ सकता है। ऐसा बोले मनीष सिसोदिया, डेप्यूटी सीएम दिल्ली। डिटेल कुछ आगे पढ़े तो क्योंकि वहां पर ये अब तक की सबसे बड़ी न्यूज है, तो सिसोदिया ने संवाद के दौरान बच्चों से पूछा कि स्कूल की नई शानदार बिल्डिंग बनने, पढ़ने और पढ़ाने के तरीके में आप बदलाव लाना कुछ चाहते हैं या तीनों माइंडसेट करिकुलम से उनकी जिंदगी में क्या बदलाव आया हुआ है। तो इस पर जवाब देते हुए बच्चों ने ये कहा कि हमारा स्कूल अब किसी बड़े प्रोफेशनल प्राइवेट स्कूल जैसा दिखता है और हम अब स्कूल में आना ज़्यादा अच्छा लगता है, हमें स्कूल में आना ज़्यादा अच्छा लगता है और हम ज़्यादातर समय जो बिताते हैं वो स्कूल में बिताते हैं। ऐसा वहाँ पर बच्चे ने जवाब दिया, वो भी मनीष सिसोदिया को। वही इससे बच्चे का कॉन्फिडेंस वहाँ पर बढ़ा हुआ दिखा और हम सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी भविष्य में बहुत अच्छा कर सकते हैं, ऐसा कुछ स्टेटमेंट भी सामने आया हुआ है। ये स्टेटमेंट को विविध न्यूज़ पोर्टल ने वायरल किया हुआ है क्योंकि वहाँ पर जो बच्चे लोग बोल रहे हैं और उनका जो कॉन्फिडेंस दिख रहा है वो सभी कुछ न्यूज़ चैनलों ने वायरल किया हुआ है। हम बड़े सपने देखने लगे हैं और विश्वास है कि हम उसे पूरा कर सकते हैं, ऐसा वहां पर बच्चों ने मनीष सिसोदिया के सामने बोला और एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि हमारे पास भी वो सभी सुविधाएं मौजूद है जो किसी अच्छे स्कूल में होती है। ऐसा वहां पर बच्चों ने स्टेटमेंट दिया और बच्चे वहां पर ऐसा बोले। इस पर उप मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में 7-8 साल पहले तक की सरकारी स्कूलों के बच्चे खुद को देश का भविष्य नहीं मानते थे और उसके साथ उन्होंने उस वाक्य को साझा करते हुए बताया कि कैसे एक सरकारी स्कूल में बच्चे ने जवाब दिया था कि सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे का देश में भविष्य नहीं होता है। ऐसा वहां पर 7-8 साल पहले बच्चा बोल रहा था और आज की परिस्थिति देखिए कि बच्चे कितने कॉन्फिडेंस है। ऐसा मनीष सिसोदिया ने एक स्टेटमेंट भी दिया हुआ है। उन्होंने जवाब दिया कि किसी सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे देश का भविष्य नहीं होते थे, लेकिन आज सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी आगे कुछ कर रहे हैं, बल्कि प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे देश का भविष्य होते हैं। ऐसा पहले स्टेटमेंट में था, लेकिन अब पूरी पार्टी जो है वो अलग हो चुकी है। इसी बीच जो न्यूज़ आ रहे हैं वो मनीष सिसोदिया देखेंगे कि आगे वो कार्यवाही करते हैं, कौन सी स्कूल में जाके क्या सियासी मसले हल करते हैं। अब एक दूसरे स्टेट की तरफ नजर करें, दूसरे न्यूज की तरफ नजर करें तो हम लोग चलते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी बीजेपी नेता की एक बात करनी है। वहां पर मुंबई मिरर एक न्यूज़पेपर है, उन्होंने कुछ डिटेल दी है महाराष्ट्र की, तो वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूंगा और महाराष्ट्र की डिटेल हम लोग पढ़े तो वहां पर मुंबई मिरर न्यूज़पेपर ने लिख रहा है कि मोदी जी भी खत्म नहीं कर सकते मेरा राजनीतिक कैरियर। वहां पर अब तक की ये सबसे बड़ी स्टेटमेंट हुई है और वो भी बीजेपी नेता द्वारा, और ये न्यूज़ को वहां के न्यूज़ पोर्टल ने सबसे बड़ा वायरल किया है। सोशल मीडिया पे भी ये जो स्टेटमेंट कोई नेता बोला हुआ है, वो भी बीजेपी के नेता बोले हुए हैं, वो सबसे बड़ा वायरल हुआ है। क्या बोल रहे हैं वहां पर बीजेपी के नेता, उसके बारे में मैं गौर फरमाऊं और वो डिटेल पढ़ूं तो मुंबई मिरर न्यूज़ पोर्टल लिख रहा है कि मोदी जी भी खत्म नहीं कर सकते मेरा राजनीतिक कैरियर, बोली बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे। वहां पर महाराष्ट्र में बीजेपी की एक राष्ट्रीय सचिव है, वो कुछ राष्ट्रीय सचिव ऐसा बोले बीजेपी की कि पंकजा मुंडे उनका नाम है, वो लेडी का, वो महिला का, वो कुछ ऐसा बोले कि मोदी जी भी मेरा राजकीय करियर जो है वो खत्म नहीं कर सकते। क्यों ऐसा बोले और क्यों ये न्यूज़ सोशल मीडिया पे वायरल हुई, उसकी डिटेल में पढ़ रहा हूं। तो वहीं पर बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे महाराष्ट्र के बीड़ जिले में वहां पर जो अंबोज की आयोजित की गई एक सार्वजनिक रैली में देश के प्रधानमंत्री प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी का जिक्र करते हुए चर्चा में आ गई और जिसके बाद पार्टी के नेता ही उन्हें कुछ बयान पर जवाब देने के लिए वहां पर से अब बच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ ऐसा स्टेटमेंट मीडिया के सामने बोल दिया कि बहुत ही ये न्यूज़ जो है वो वायरल हो गई। डिटेल कुछ ऐसी है कि मंगलवार 27 सितंबर को आयोजित एक रैली में पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर उन्होंने लोगों के दिलों और दिमाग में जगह मिलती है
अगर उनको लोगों के दिलों और दिमाग में जगह मिलती है तो प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी भी उनका राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर पाएंगे। हालांकि आपको बता दें कि पंकजा मुंडे है वो बीजेपी की ही नेता है, लेकिन फिर भी वो ऐसा बोले कि अगर आप लोग मुझे अपने दिल में जगह देते हैं तो नरेंद्र मोदी भी मेरा राजनीतिक करियर जो है वो खत्म नहीं कर पाएंगे। महाराष्ट्र की रैली में उन्होंने कुछ ऐसा बयान दे दिया। अब उसके बारे में क्या प्रतिक्रिया आ रही है वो कुछ मैं थोड़ी डिटेल आपको बताऊं तो भाजपा की राष्ट्रीय सचिव पंकजा मुंडे का यह बयान तब सामने आया जब पूरे महाराष्ट्र में एक पखवाड़े के लिए पीएम मोदी के जन्मदिन का समारोह मनाने का एक फैसला किया गया। वहां पर पूरा जो पखवाड़ा है वहां पर पीएम नरेंद्र मोदी का जन्मदिन का समारोह मनाने का फैसला किया गया। इसी बीच पीएम मोदी के जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम के दौरान पंकजा मुंडे ने ट्यूसडे और वेडनेसडे को काफी सारी सभा संबोधी। उसमें जनसभा को संबोधित करते हुए कुछ ऐसा बोले कि रैली को संबोधन करते हुए पंकजा मुंडे ने कहा कि अगर मैं लोगों के दिमाग में रहती हूं या दिल में रहती हूं तो उसी के साथ मोदी जी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस पार्टी में वंशवाद की राजनीति चल रही है। हालांकि मोदी जी वंशवाद के शासन को खत्म करना चाहते हैं और वो खत्म करने पे तुले हुए हैं। मुंडे ने आगे ये भी कहा कि मैं राजनीतिक परिवार से हूं, लेकिन अगर मैं आपके दिल में हूं, मीन्स के लोगों के दिल में हूं, तो नरेंद्र मोदी भी मेरा राजनीतिक करियर खत्म नहीं करेंगे। अब देखना यह होगा कि भाजपा के जो वहां पर प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी है उसके पास ये न्यूज़ पहुंचती है या नहीं पहुंचती है और भाजपा के आला कमान इसके ऊपर क्या कार्यवाही करते हैं ये भी हम लोग नज़र रखेंगे। लेकिन इसी बीच एक दूसरे न्यूज़ की तरफ मैं बढ़ाना चाहूँगा और दूसरे न्यूज़ भी आपको दिखाना चाहूँगा। वो है अब तक की सबसे बड़ी भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में जुड़े हुए हैं और इसी के सामने एक न्यूज़ जो सामने आई है वो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। क्या है वो न्यूज़ वो मैं बताऊँ, राहुल गांधी जी के बारे में बताऊँ कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इसी बीच हिंदुस्तान समाचार कुछ डिटेल लिख रहा है वो मैं यहाँ पर पढ़ूंगा। तो वहां पर पद यात्रा में शामिल लोगों ने एक क्वेश्चन पूछा राहुल गांधी को और वो भी क्वेश्चन पूछा वो सोशल मीडिया पे सबसे बड़ा वायरल हुआ है 12 घंटों में। वहां पर हिंदुस्तान टाइम्स और साथ ही में एक न्यूज़पेपर है दैनिक जागरण, उन्होंने कुछ डिटेल लिखी है कि पद यात्रा में शामिल लोगों ने पूछा कि इसके बाद की रणनीति क्या होगी। ऐसा राहुल गांधी को किसी छात्रा ने वहां पर पूछा कि पदयात्रा में शामिल लोगों ने पूछा कि इसके बाद रणनीति क्या होगी। तो राहुल गांधी कुछ ऐसा बोले कि मैं सिर्फ यहाँ पर लोगों को मिलने के लिए आया हूँ, मैं किसी रणनीति बनाने के लिए यहाँ पर नहीं आया हूँ। तो वो बोले कि मुझे आगे की रणनीति मुझे नहीं पता है, मैं तो सिर्फ ये पद यात्रा कर रहा हूँ सिर्फ और सिर्फ भारत के लोगों को मिलने के लिए और भारत के लोगों की समस्याओं को जानने के लिए। तो मित्रों ये था समाचार का सच। ये समाचार में हम लोग आपको दिखाते हैं पूरे देश भर में हो रहे घटनाओं के बारे में और साथ ही साथ पूरे देश भर के समाचार के बारे में। इसी बीच मैं आज रजा लूंगा, कल फिर से मिलेंगे। नमस्कार।